है। उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पर उद्धव ठाकरे की यह बड़ी स्टेटमेंट, चालीसा पाठ का तरीका होता है, यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बाला साहब ने शिव सैनिकों को सीख दी है, यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन अतीकुर रहमान ने हमारे कार्यक्रम में इस समय बोला कि शरिया लॉ और हनुमान चालीसा दोनों कट्टर ही है। नॉट ओनली मी, करोड़ करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, करोड़ करोड़ लोग भारतवासी, कोटि कोटि लोग भारतवासी इस बात से डिसएग्री करते हैं और कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, दवसहु दशरथ अजर बिहारी। शुभ रात्रि। और देश नहीं झुकने देंगे में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का, जिसका भी अमीश भी जिक्र कर रहे थे, बड़ी खबर है। ये पूरा बयान इस वक्त हमारे पास आ गया है। ये पहली बार उद्धव ठाकरे का बयान हनुमान चालीसा को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई चालीसा पाठ का तरीका होता है और बाला साहब ने शिव सैनिकों को सीख दी है, इस तरीके को कोई भी सहन नहीं करेगा। दादागिरी तोड़ने का तरीका, दादागिरी मत करिए, दादागिरी मत करिए। उद्धव ठाकरे बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए, पहले खुद हिंदुत्व सीखें। बहुत बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। पहले बाबरी के बारे में याद कर ले, उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट आ गया है। पूरा हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बहुत डेवलपमेंट्स लगातार रही हैं पूरे दिन। और अब चालीसा पाठ का तरीका होता है उद्धव ठाकरे, बाला साहब ने शिव सैनिकों को सीख दिया उद्धव ठाकरे, दादागिरी तोड़ने का तरीका सिखाया, दादागिरी मत करिए। उद्धव ठाकरे पहली बार यह स्टेटमेंट, वैसे आपको बता दें हनुमान चालीसा पर जो सियासी विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लड़ाई दिल्ली तक आ गई है। पीएम आवास के बाहर नमाज पढ़ने की मंजूरी मांगी जा रही है, चिट्ठी लिखी गई है। यह खबर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह डेवलपमेंट है आज की, जो आप 5 तस्वीरें 6 तस्वीरें देख रहे हैं। और नवनीत राणा पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने सवाल पूछा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे? हनुमान चालीसा जय हनुमान पर जेल होगी अब, ये देवेंद्र फडणवीस पूछ रहे हैं। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़नी हो तो मंदिर या अपने घर में पढ़ें, किसी के घर के आगे नहीं। वहीं आपको बता दें हनुमान चालीसा विवाद को एनसीपी ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंचा दिया, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था। फाहमीदा हसन इनका नाम है, एनसीपी नेता है। इन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं। इसके लिए फाहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। और इस विवाद में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, एमएनएस और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एक सच्चा हनुमान भक्त कभी नहीं चाहेगा कि हनुमान चालीसा की वजह से कानून व्यवस्था का मुद्दा बिगड़े। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक रण हो रहा है, क्या वो सही है? सियासी स्टंट या धर्म को लेकर सियासत? हमारे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल। लेकिन एक जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर जबरदस्त विवाद यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आजान और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग कर दी है फाहमीदा हसन जी ने। मेरे साथ देखिए शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी साहब हैं, वीएचपी के नेता हैं। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। शहजाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। शिवसेना से आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही अतुल पाटिल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अतुल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शहजाद आपसे शुरू कर रहा हूं। अभी जो उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट आया, कह रहे दादागिरी मत करिए भाई। ऐसा है अमन जी, हनुमान चालीसा के विषय में अगर उद्धव ठाकरे जी का यह मानना है कि हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी है, उनकी सरकार का यह मानना है कि 153 मतलब सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है हनुमान चालीसा पढ़ने से, उनकी सरकार का मानना है सेडिशन मतलब देश के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ना सार्वजनिक जगह पर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले लोगों को जो पार्टी मंच देती है उनके साथ गठबंधन करना सही है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं हिंदुत्व को जो आईसिस कहते हैं, बोको हराम कहते हैं, वो सही है?
है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नवाब मलिक जिसके सुप्रीम कोर्ट तक संपर्क जो दाऊद इब्राहिम के साथ अब लगभग साबित ही हो चुके हैं प्रथम दृष्टया, वो बिल्कुल सही है, उस पर सेडिशन नहीं लगना चाहिए। और सेडिशन इस पर भी नहीं लगना चाहिए कि किस प्रकार से मतीन शेखानी ने खुले मंच से महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी, कहा था छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इस पीएफआई के कार्यकर्ता पर सेडिशन महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं लगाया। परंतु मैं बताता हूं आपको, ये संगत का असर है। जो कांग्रेस पार्टी श्री राम को नहीं मानती, आज अगर हनुमान चालीसा बोली जाती है तो राम भक्तों को तो कोई परेशानी नहीं होगी। जो भूत पिशाच है, जो रावण है, उन्हीं को परेशानी होती है। जो हनुमान चालीसा के लिए आज इस प्रकार से डरते हैं, वो उन्हीं के संगति है जो राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचित थे, जो हिंदू को टेररिज्म से जोड़ने वाले लोग हैं। तो इस संगत में आज शिवसेना का ये स्तर हो चुका है। पर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज अगर फहमीदा जी भी जुड़ रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फहमीदा जी पहले तो आप नमाज का जो पूरा हाँ नहीं, वो नमाज पढ़ना चाहती है प्रधानमंत्री का घर के बाहर, निवास के बाहर। पहले मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को तो नमाज पढ़ने का अधिकार दिलवा दीजिए। पूना से एक दंपत्ति सुप्रीम कोर्ट गया है कि नमाज पढ़ने मिले महिलाओं को। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम महाराष्ट्र की जो मस्जिदें हैं जहां पर नमाज नहीं अता कर सकते, पहले वहां पर तो अता करने का पूरा अधिकार दिलवा दे। और दूसरी बात, अभी जो आपने जो तुलना करी है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आनंद जी ये भूत पिशाच किसे कह रहे हैं? ये बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेऊ कलेश विकार। ये जो कलेश छाया है किसी मायावी शक्ति द्वारा महाराष्ट्र के ऊपर मंडरा रहा है, उसको हनुमान जी ही भगाएंगे, मार मार कर भगाएंगे, पीट पीट कर भगाएंगे। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का अपमान मत करो। एक सांसद अमरावती की कहती है कि हेलो आ रही है सर, आप बोलिए, ऑडियो आ रहा है आनंद भाई। एक सांसद कहती हैं अमरावती से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से 7.5 लगी है। अरे ये भाषा है मुख्यमंत्री के लिए 7.5 जैसे शब्द का प्रयोग करना। उसके बाद जब आप पर कार्रवाई होती है तब चीख चीख कहती हैं अन्याय हो रहा है, मुंबई पुलिस ने अन्याय किया है। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय कोर्ट को, उन्होंने कहा नहीं, मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल उचित की है और 100% सही की है। तो देखिए अमन भाई, यह देश कानून से चलता है, यह देश कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति से नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में उनकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन ये जो विवाद महाराष्ट्र में वो आनंद भाई, पता है सवाल क्या है आनंद भाई? ये बात ठीक है भाई, जब हाईकोर्ट ने भी बोला है और लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि पब्लिक प्लेस में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके थोड़ी ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन परसेप्शन में ये हो रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह, हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल, जय हनुमान पर जेल, ये परसेप्शन हो रही है कि शिवसेना एंटी हिंदू, ये परसेप्शन बन गई। आप समझ रहे हैं आनंद भाई? अमन भाई कुछ मुट्ठी भर लोग, पूरा देश नहीं, पूरा देश तो आज भी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे महाराष्ट्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हनुमान चालीसा से किसको हो? मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। अरे भाई हनुमान चालीसा तो बचपन से हम सब पढ़ते ही आए हैं। बीच में नहीं छोड़ते हैं, जब शुरू करते हैं तो पूरा करते हैं। ये भी हिंदू धर्म में सिखाया जाता है। नहीं ठीक है, नहीं बट आपके चैनल पे उतना समय नहीं होगा कि इसलिए शुरू मत करिए, वो अपमान नहीं, शुरू करें तो अंत करें। तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं हनुमान जी को प्रणाम कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मतलब हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम नहीं है ना कोई? अरे आपत्ति तो नहीं है ना? बजरंगी से तो कोई नहीं है, कोई गठबंधन का कोई दबाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर आइए अमन भाई, अपन मिलजुल के पढ़ेंगे। घर नहीं, मैं वो पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं कोई अलायंस का कोई दबाव ऐसा कुछ? अरे कमाल करते हैं आप, कांग्रेस पढ़ती है, राष्ट्रवादी पढ़ती है, शिवसेना पढ़ती है, सभी लोग पढ़ते हैं। शहजाद आप जवाब दे दीजिए। शहजाद वो कह रहे हैं, देखिए शहजाद सवाल ये भी है, आप लोग ऐसा तो नहीं कि आप गलत पिच पर खेल रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि भाई एक पद होता है और वो ज्यादा जिम्मेदारी राणा दंपत्ति की बनती है, ये हाईकोर्ट ने भी कहा है। शहजाद, हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा कि सार्वजनिक जगह, हाँ हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सार्वजनिक जगह पर इस प्रकार से धार्मिक चीजें करना ये सही नहीं है। तो ये जो सार्वजनिक रास्तों पर नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी बंद होना चाहिए। उसी लिहाज से अगर इसी हाईकोर्ट के हवाले का फैसला दे रहे हैं, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक के दाऊद के साथ रिश्तों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, उस पर सेडिशन तो दूर इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। और 7.5 बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो भाई मुझे बताइए, चप्पल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को
मारना, इस पर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो उद्धव जी ने कहा था, जो एक व्यक्ति ने एक गाली इस प्रकार से दी थी कंगना रनौत को, उस पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 20 फीट गार्ड देंगे, 20 फीट में गार्ड देंगे, ये सही कहा था या ये गलत कहा था? इसका परिप्रेक्ष्य होता है 20 फीट में गार्ड देना, धमकी देना, मार देने की। ये कहना कि देखिए अगर नहीं एक सेकेंड, विजय वड़त्तीवार जो कांग्रेस के मंत्री है, वो मां बहन की गाली एक दलित सांसद को देते हैं, इसका भी कोई परिप्रेक्ष्य होता है? और मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने बाला साहेब ठाकरे की बात की, एक ही, अमन जी मुझे 30-20 सेकंड दे दीजिए। बाला साहेब ठाकरे जी की एक बात सुनाना चाहता हूं, प्लीज कान खोलकर सुनिए। Some kind of an understanding or an alliance with the NCP. Do you think that's a possibility? Possibility in politics, what? If it at all, if it is said that is a game of scoundrel, it's for a man to decide whether he wants to remain a gentleman or a scoundrel. How can I stop? If anybody is trying to become a scoundrel, okay. But I will not go along with a scoundrel, whoever he may be. एनसीपी को स्काउंड्रल कहते थे, और अगर मैं उनको याद दिलाऊं कि किस प्रकार की भाषा उन्होंने कांग्रेस के बारे में कही है, ये तो शायद पता होगा और याद होगा आनंद जी को कि कांग्रेस के बारे में सोनिया गांधी के सामने कौन झुकते हैं। ये बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत परिचित और बहुत ही जाना हुआ एक बयान है। आज उसी बाला साहेब ठाकरे जी के उसूलों को कुचलते हुए आज वीर सावरकर जी के लिए जो भारत रत्न मांग करते थे, आज वीर सावरकर जी के अपमान करने वाले लोगों के साथ सत्ता में बैठे हैं। और ये कांग्रेस का भी चरित्र देखो, ये मैनिफेस्टो में कहती है सेडिशन हटा देंगे, आज हिंदुओं पर और पत्रकारों पर सेडिशन के केस लगाकर प्रताड़ित करने की प्रक्रिया करती है, क्योंकि कोई पत्रकार सच बोल देता है या कोई हिंदू हनुमान चालीसा बोलना चाहता है। तो आज कांग्रेस पार्टी जो सेडिशन खत्म करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी सेडिशन अफजल गुरु पर लगे, सेडिशन ऐसे लोगों पर लगे, उमर खालिद जैसे लोगों पर, वो आज हिंदुओं पर, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों पर सेडिशन लगाना चाहती है। अतुल भाई आपका जवाब। अतुल पाटिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सर एक एक कमेंट सबका ले लूं, आनंद जी फिर, क्योंकि प्रकाश जी भी है मेरे साथ, एमएनएस से भी हैं, लेकिन पहले अतुल जी आपका कमेंट। विजय शंकर तिवारी आ रहा हूं। अतुल जी कह रहे हैं कि जय हनुमान पर जेल हो रही है महाराष्ट्र में भाई। अतुल जी ऐसा है अमन जी, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि आकाश से आया है ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस तरह से इस डिबेट को चलाना है। वास्तविकता ये है कि धर्म के आड़ में, श्रद्धा और आस्था की आड़ में महाराष्ट्र की सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, टॉपल करने के लिए, 356 लगाने के लिए एक परिस्थितियां बनाई गई है। अभी शाहजाद पूनावाला जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कंगना रनौत की बात कर रहे थे। कंगना रनौत के स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी कहा था। उन्होंने जो अभी अमृतकाल किस चीज का मना रहे ये लोग, ये उन्होंने बताना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने कहा था भीख में मिली आजादी है। उन्हें पद्मश्री मिली है, भीख में मिली आजादी है, ये उनका कहना था। उन्होंने एक सिख औरत को, हमारी सिख एक ज्येष्ठ औरत को कहा था 100 रुपए में ये आंदोलन करने आते हैं। दलजीत कौर को कहा था करण जोहर का पालतू कुत्ता है। ऐसे कंगना रनौत के इतने स्टेटमेंट है, जिसने जो लोगों ने, भगत सिंह ने जान दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी 14.5 साल जेल में रहे, कईयों ने मंगल पांडे से लेकर इन लोगों का अपमान किया है। ये इनके लिए देशभक्ति है। उदाहरण के तौर पे दे रहा था मैं। सावरकर जी महान है कि नहीं है ये बता दो, इतिहास के ज्ञानी। सावरकर जी पर क्या राय है आपको बताओ। नहीं, सावरकर जी पर क्या राय है वो बता दो। सावरकर जी कायर है जैसे शहजाद, सुनो ना, नहीं सावरकर जी पर क्या राय है शहजाद पूनावाला को बताओ ना। राहुल गांधी ने क्या बोला था? ऐसा करते हैं, कंप्लीट कर लें फिर वो एक बार बता दो। अतुल जी कंप्लीट कर लें फिर बोल लेते हैं ना, क्योंकि उनका ओपनिंग कमेंट है, कम से कम वो अनइंटरप्टेड, उनको टाइम देना चाहिए। आप कंप्लीट कर लिया अतुल जी। हाँ, तो ये इन्होंने क्या किया है, अनिल बोंडे जी जो है वो पहले कृषि मंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की है लोगों के भावना भड़काने की। एक वीडियो उनका आया, दंगल फैलाने की कोशिश की अमरावती में, ये पहली कोशिश थी। उसके बाद में जो एसटी का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन था, जो भाजपा ने उनके साथ चर्चा भी नहीं की थी और जो मांग थी उनकी, वो मांग को भी ठुकरा दिया था। उसमें सदावर्ते नाम के एक वकील को प्लांट किया और शरद पवार जी जैसे एक ज्येष्ठ नेता के घर पे उन्होंने हमला किया, वो भी पकड़े गए। सारी साजिश जो है कोर्ट में खुल गई, कोर्ट ने मान लिया। उसके बाद में राज ठाकरे जो है, जो राज ठाकरे इन्हें कहते थे कि ये इतने नालायक पार्टी है कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके 2019 की चुनाव जीतना चाहते, इनसे बच के रहो, ये लोगों को वो अपील करते हैं। उसके बाद में अचानक से नवनीत राणा और रवि राणा जो हमारे सपोर्ट से चुन के आए हैं, निर्दलीय है, एनसीपी ने उनको टिकट दिया, कैंडिडेचर दिया था
अपने चिन्ह पे लड़ने का उनको परमिशन दिया था, वो हमारे सपोर्ट से चुन के आए। उन्होंने कहा जब संसद में शपथ लेके भाजपा के नेतागण, सांसदगण जय श्री राम कह रहे थे, उस पे आपत्ति, जय श्री राम पे आपत्ति जताने वाली नवनीत कौर राणा अचानक से ये धार्मिक मुद्दा राजनीति में लेकर आती है, क्योंकि उनको ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। अतुल जी एक सवाल है। अतुल जी एक सवाल पूछ लूं, आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको टोका नहीं। पूरे हनुमान चालीसा विवाद में सिडिशन 124 है, देशद्रोह का चार्ज लगाना सही है? सही किया? नहीं, हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का चार्ज लगाया, ये चार्ज ही गलत है। नहीं, हनुमान चालीसा विवाद में, हनुमान चालीसा पूरा आपने सवाल मेरा सुना, मैंने बोला हनुमान चालीसा कंट्रोवर्सी में किसी पर सिडिशन, देशद्रोह, सिडिशन सही है? 124 से बिल्कुल सही लगाए अतुल जी आपके हिसाब से? एक देखो, मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी किस तरह से इस सरकार पे, महाविकास आघाड़ी पे 356 लगाई जाए, वो कॉन्स्पिरेसी मैंने पहले स्टेटमेंट में रखी थी। अगर किसी पे ऑब्जेक्शन उठाना है तो श्याम मीरा सिंह, इन्होंने 3 शब्दों का ट्वीट किया था, त्रिपुरा इज बर्निंग, यूएपी। अतुल जी आपने मेरा सवाल, मेरे पास ऐसे 10 एग्जांपल्स हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ इस खबर पे रहेंगे। आपके लिए भी आसानी होगी, इसलिए मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने के आसार थे भी, ठीक है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी, तो ये आप लोगों ने तब भी सिडिशन का चार्ज 124 से देशद्रोही राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा विवाद में लगाना सही है आपके हिसाब से? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए ना, सही है गलत है, बस इतना। 1 मिनट, मैं आपको 124A पढ़ के बताता हूं, और मैंने कॉन्स्पिरेसी तो बता दिया आपको कि ये सरकार टॉपल करने के लिए इस तरह से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अभी सुन लो कान खोल के, बराबर से। Whoever by words, शब्दों से, जो कोई भी हो, आइदर स्पोकन और रिटर्न, बोल के या लिख कर, और बाय साइंस या चिन्हित कर, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अपने बर्ताव से ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 171 विधायकों का इसको सपोर्ट है हाउस में, तो हनुमान उसके खिलाफ पढ़ने से सरकार गिर जाती। अमन देखो, अलवर के मैटर में आप फंसे हो। नहीं, कोई नहीं फंसा सर, कहीं नहीं, वो मामला सब जुडिस है अतुल भाई। फंसा कौन, क्या वो मामला सब जुडिस है, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा ना अतुल भाई। नहीं, आपने ऐसा ही किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, उधर नहीं जाना चाह रहा, वो सब जुडिस है मैटर। अगर आप कहेंगे उस पर बोलने के लिए तो मैं उस पर, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं क्या 124 से सही है अतुल? फिर अमन, ये भी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट ने अगर उनको बेल नहीं दी इस पर एफआईआर खारिज सर, मेरे मैटर पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ आरोप है, मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं, यहाँ बीजेपी का एलिगेशन है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह लगाए, इसलिए मैंने सवाल पूछा है सर। अमन जी, मैं अभी देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है, सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीस के वाइफ ने, हमारी भाभी ने, हमारे नागपुर से है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया, उद्ध्वस्त ठरकी। अगर प्रधानमंत्री देश का इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है, तो क्या मुख्यमंत्री जो है, सीएम है जो है, वो इंस्टीट्यूशनल पोस्ट नहीं है? ये सेडिशन है, पोस्ट है ना, फिर ये सेडिशन है। सुनो ना, सेडिशन षड्यंत्र रचाकर सरकार गिराना है, और इसी के लिए आप शब्द बोलना सेडिशन होता है। मैंने आपको 124A पढ़ के बताया, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या कहने का बता सकता हूं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपके हिसाब से सही लगा, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना अतुल जी, मैं समझ गया। अतुल जी मैं बस जानना चाह रहा था सही है गलत, आपने कहा सही, बात खत्म। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, शहजाद एक मिनट आ रहा हूँ। ये कोई भी हालत में ये कहना चाहते हो कि ये हनुमान चालीसा वाली बात है, जबकि हनुमान चालीसा वाली बात ही नहीं है, ये धर्म का गलत राजनीतिक इस्तेमाल की बात है। तो सही लगी है, ठीक है, सेडिशन सही लगा है, बात खत्म। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, सही लगा है सेडिशन, ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग ऐसे ही कहते हैं गलत लगा है, सही लगा है भाई? कह रहे हैं वो सही लगा, बिल्कुल, वो माहौल खराब हो सकता था, सरकार तख्ता पलट और वो सारी कॉन्स्पिरेसी थी, वो इसलिए लगा है हनुमान चालीसा से। अमन जी मेरी आवाज आ रही है? अमन जी मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, विजय शंकर तिवारी बोलिए। आप लोगों की आवाज मुझे बहुत कभी ठीक आती है, कभी बहुत कम आती है, इसलिए पूरा विमर्श मैं नहीं सुन पाया। अच्छा चलिए, अब आ रही है। लेकिन जो बात मुझे ध्यान में आ रही है, महाराष्ट्र में चूंकि शिवसेना की अगुवाई में सरकार है, उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं, और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहले भी माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं,
और उद्धव जी जब तक इस सरकार में नहीं आते तब तक वो हिंदुओं के रक्षक के रूप में शिवसेना को समाज मानता था और इसी प्रकार से देखता था। लेकिन आज दुर्भाग्य कि जिस प्रकार की घटना घटी है हनुमान चालीसा को लेकर के और राजद्रोह लगा देना, अगर यही काम किसी कांग्रेस निजी सरकार में होता तो लोगों को लगता है कि ये तो हिंदू विरोधी सरकार है, इसलिए करना ही करना था। क्योंकि अपेक्षा थी, उद्धव जी से अपेक्षा रही है हमेशा हमेशा, क्योंकि शिवसेना है हिंदू रक्षक के रूप में हमेशा रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने किया है तो हिंदू समाज को बहुत इस बात के लिए ठेस पहुंची है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार का नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व में जो हनुमान चालीसा पाठ करने पर ये राजद्रोह लगाया गया है। हनुमान चालीसा पाठ पर नहीं लगाया, जो नमाज होती है किसी के प्राइवेट स्पेस पर, जो वो हाईकोर्ट ने भी कहा है, जो अजान होती है, जो वहां पर नमाज पढ़ी जाती है जोर जोर से, उसको बंद करिए ना। तो अगर उसको गलत बंद तो करने के बाद और ये किया होता तो शायद प्रश्न दूसरे होते। उनको बंद किए बगैर हनुमान चालीसा पर यह विवाद खड़ा किया, ये इसलिए क्योंकि एक जिनसे ये कल्पना नहीं थी, जिनसे अपेक्षा नहीं थी, उन्होंने किया है ये। अच्छा विजय भाई, मेरे साथ ना शहजाद वेट कर रहे थे, जिनका फहमीदा हसन जी हैं, एनसीपी की लीडर हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फहमीदा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्वागत है आपका देश नहीं झुकने देंगे हमारे न्यूज चैनल पर, हमारी डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये जो आपकी मांग है, जो चिट्ठी लिखी है आपने, ये मांग सही है आपके हिसाब से? ये जायज है, सही मांग है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और अजान? हनुमान चालीसा अजान नहीं में कुरान की आयत है, हमारे नोविनो है जो क्रिश्चियन में पढ़ी जाती है, हमारे ग्रंथ साहिब है। मतलब हम जो सर्वधर्मीय जो प्रार्थना रहती है, अगर देश का ये बचा है कि हमारी समस्या है सारी देश की ऐसे ही ख़त्म होगी, तो फिर ये करने में क्या जाता है? मेरी भी मांग वही है प्रधानमंत्री जी से, अगर इसी तरीके से। आपकी मांग सही है गलत है, बस इतना बता दीजिए। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से सोच कर बताइएगा। आपकी जो मांग है सही है गलत है? प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और अजान पढ़ने वाली सही है या गलत है? नमाज पढ़ने वाली सही या गलत? देखो, सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे देश में जो महंगाई का, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा है अभी, अगर उसकी समस्या का समाधान होता है तो अगर इस तरीके से, वही बोल रही हूँ मैं, आप सुनिए तो सही, अगर वही तरीके से सब धर्मी अगर प्रार्थना करते हैं, अगर ये मामला टल जाता है, हाँ महंगाई कम हो जाती है, बेरोजगारी दूर हो जाती है, तो ये मांग सही है ना मेरी? जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपने मांग करी है तो गलत तो नहीं की होगी ना भाई? आप गलत होती तो आप मांग क्यों करती? तो जो आपने मांग करी है, मेरा सवाल है प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की सही है गलत है? इतना सिंपल सवाल है फहमीदा जी, सही मांग है गलत मांग है? मैं सिंपल सवाल ही आपको जवाब सिंपल ही दे रही हूँ कि अगर ये सब करने से अगर हमारे देश की परिस्थिति अच्छी होती है तो मेरी मांग सही है। आपकी मांग सही है, प्रधानमंत्री हमारे देंगे ना परमिशन? चलिए, आपकी मांग सही है, तो फिर नवनीत राणा ने किया वो गलत कैसे? महंगाई कम होती है फहमीदा जी, आपने बोला आपकी मांग सही है, अगर महंगाई कम होती है, उनमें और आप में क्या फर्क है? मुझे एक चीज बताइए फहमीदा जी। आज एक सांसद है। फहमीदा जी, एक मिनट, एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी। मैंने कोई दंगाई नहीं की, सुनो। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल है फहमीदा जी, मैंने कोई दंगाई नहीं की। क्योंकि आपने बोला मेरी मांग, आपकी मांग सम्मान करते हैं, आपकी मांग सही है। आपने बोला मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आपने बोला मेरी मांग बिल्कुल सही है, अभी आपने बोला, तो फिर नवनीत राणा की मांग गलत कैसे? और जो उन्होंने किया वो गलत कैसे? उन पर तो देशद्रोह लगा, वो गलत, इसका मतलब आप खिलाफ हैं उस केस का मतलब? फहमीदा जी, नवनीत राणा जी ने चुनौती दी है, मैंने परमिशन मांगी है कि मैं उधर आऊं क्या? अगर इसी तरीके से हमारे देश की समस्या सुलझती है तो हम और हमारे देशवासी उधर आके इसी तरीके से दुआ करते हैं, इसी तरीके से नोविनो करते हैं, इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में ये जो है, अच्छा, उन्होंने परमिशन नहीं ली इसलिए उन पर देशद्रोह सही लगा, कम हो जाए, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाए। परमिशन नहीं ली थी इसलिए उन पर देशद्रोह सही लगा, ठीक है फहमीदा जी? जी, परमिशन नहीं ली थी। सर आप समझ नहीं रहे हैं। आज जो देश में माहौल चल रहा है, आज रमजान का वक्त है, आप समझिए कि रमजान के साथ में राम और अजान दोनों मिलके रमजान होता है। दिवाली में भी हमारे अली है। आज हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, गंगा जमुनी तहजीब है।
आज वो परंपरा 75 साल से कायम है। ये आके गुड़ी पड़वे के दिन राज ठाकरे बोलते हैं लाउड स्पीकर का मुद्दा लेना चाहिए था। मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसके साथ में अजान को क्यों ज्वाइन किया? उसके साथ में मठ भी आते हैं, मंदिर भी आते हैं, गिरजाघर भी आते हैं, सब जगह लाउड स्पीकर है। और परमिशन जो लाउड स्पीकरों की मिलती है मस्जिद के ऊपर, वो पुलिस परमिशन लगा के फिर लगाया जाता है। तो पुलिस परमिशन क्राइटेरिया के अंदर बैठती है तो ही परमिशन देती है। जी जी बिल्कुल। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ 7 मस्जिद है, एक जैन मंदिर है और एक शिव मंदिर है। बिल्कुल फहमीदा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाउड स्पीकर का विरोध है, अजान का विरोध थोड़ी ना है, या किसी आरती का विरोध थोड़ी ना है, तो लाउड स्पीकर का विरोध है ना, लाउड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। बहरहाल शहजाद बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बस मैं समझना चाह रहा था, अगर आपकी मांग सही है, आप में और नवनीत राणा में फिर कोई फर्क नहीं है, आप भी वही करना चाह रही हैं जो नवनीत राणा ने कोर्ट के हिसाब से किया, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बस देखिए शहजाद, आप एक कमेंट कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक मिनट शहजाद बोलना चाह रहे हैं। फहमीदा जी, शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। शहजाद पूनावाला, देखिए दो तीन बातें मैं तुरंत कहना चाहता हूँ। एक तो जो लोग कहते हैं रमजान में जो राम खोजते हैं, रमजान में राम खोजने वाले, वो उनके साथ सत्ता में बैठे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा बिना परमिशन उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत की, इसलिए सेडिशन लगा। तो बिना परमिशन जो सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हैं तो उन पर क्या लगना चाहिए? और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने एक दूसरे शो में कहा था कि क्योंकि नवनीत राणा ने कहा मैं हिंदुत्व जगाना चाहती हूँ, दरअसल इसलिए सेडिशन लगा। क्या आप इस बात को अभी भी होल्ड करती है या इस बात के लिए आप माफी मांगते? मैं जल्दी से सवाल ले, सेडिशन सही है गलत लगा? हिंदुत्व जगाना सेडिशन सही लगा गलत लगा? अगर बिना परमिशन के हनुमान चालीसा से सेडिशन लगेगा तो खुले में नमाज, सड़क पर नमाज पे सेडिशन लगना चाहिए, इसका मतलब? फहमीदा जी, नमाज जो है वो उसकी भी परमिशन ली जाती है। कितने लोग रहते हैं, जुम्मा की नमाज एक रोड पे पढ़ी जाती है क्योंकि मस्जिद नहीं, सार्वजनिक जगह पर तो आता हो जाती है, उसकी कोई परमिशन नहीं होती। सड़कों पर अगर बिना परमिशन के होती है तो फिर सेडिशन पे लगना चाहिए। सड़कों पे नमाज नहीं होती है। नहीं, बिना परमिशन के अगर पब्लिक प्लेस में कहीं हो रही है तो सेडिशन लगना चाहिए, इसका मतलब? जुम्मे की नमाज में पुलिस, बाकायदा पुलिस वहाँ बैठती है, जहाँ जहाँ रोड पे नमाज होती है बाकायदा वहाँ पे पुलिस मस्जिदों के बाहर बैठती है। इसका मतलब है कि परमिशन के तहत ही नमाज होती है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी पुलिस है, वो तो नवनीत राणा के घर पर बिना परमिशन के अगर पड़ी जाती है तो चलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन फहमीदा जी कम से कम इस बात को रख पा रही है कि भाई सेडिशन लगा सही है, तो अगर वही लॉजिक वहीं लागू होगा कि अगर बिना परमिशन के सड़क पर इस तरह से अगर कोई और धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उस पर भी लगना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, अतुल भाई आऊंगा आपके पास, आऊंगा, एक ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। खुद किसी तरह हमले के बीच अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच पाया। उधर रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर भी हमला बोल दिया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडहर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद यह दीवार टूटकर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि कई इमारतों में हमले के बाद आग लग गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गईं और वहां मची तबाही की वजह से उनमें कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। बताया गया कि इतनी मिसाइलें दागी गईं कि गाड़ियों में बैठकर जा रहे लोग भी नहीं बच पाए। वहां की एक सड़क पर तो रॉकेट का आधा हिस्सा फंसा हुआ दिखाई दिया। कुछ बिल्डिंगों में तो जैसे ही मिसाइलें गिरी वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं मारियोपोल पर कब्जे के बाद कादिरोव के लड़ाकों के जश्न का एक वीडियो जारी किया गया। 57 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूस ने ऐलान किया कि उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रमजान कादिरोव के लड़ाकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारियोपोल की तबाही और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कई खूंखार लड़ाके वहां की एक धधकती हुई ऊंची इमारत के सामने इकट्ठा हुए। बताया गया कि इस शहर पर रूस की जीत के पीछे रूसी सेना और इन लड़ाकों का ही हाथ है।
रूस की फौज ने हवाई हमलों के जरिए वहां तबाही मचाई तो जमीन पर यूक्रेन की सेना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी इन्हीं चेचन लड़ाकों पर थी। और जब जीत मिली तो इन लड़ाकों ने झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही कादिरव के इन खूंखार लड़ाकों ने ऐलान किया कि मारियोपोल को नष्ट करने और शुद्ध करने का जो पुतिन से हुक्म मिला था उसे इन लोगों ने पूरा किया। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर जंग के मैदान से भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक मैदान में कुछ सैन्य ठिकाने दिखाई दिए। यही नहीं, जमीन के अंदर भी गुप्त कमरे बने दिखे। दावा है कि यहाँ यूक्रेन के जवान रह रहे थे, लेकिन रूस के हमले के बाद वो भाग गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ पोर्टेबल मिसाइलें पड़ी दिखी। चारों तरफ जिंदा बम और हथियारों से भरे बक्से इधर उधर बिखरे नजर आए। वहीं गोलियों से लोड हुई कुछ ऑटोमेटिक बंदूकें भी दिखी, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं था। दावा है कि यूक्रेन के जवान न सिर्फ हथियार छोड़कर भागे बल्कि अपने मारे गए सैनिकों के शव भी वो नहीं ले गए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ये किस हिस्से का वीडियो जारी किया इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ रूस में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में हर साल मनाए जाने वाले इस जश्न के लिए रूसी फौज की टुकड़ियां जुटने लगीं। और राजधानी मॉस्को की सड़कों पर रूस के जंगी टैंकों का काफिला नजर आया, जिसे वहां मौजूद लोग अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते दिखे। उनके वहां से गुजरने के लिए राजधानी की सड़कों को पहले ही खाली करा लिया गया, जिसके बाद वहां से रूसी सेना के भारी भरकम टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी निकलती दिखी। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कई फौजी गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। साथ ही इस काफिले के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां भी दिखाई दी। उधर जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है, जिसके लिए पुतिन पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। मोल्डोवा की चर्चा शुरू होते ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन का प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्डोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के लिए ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्दोवा हो सकता है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, क्योंकि मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्दोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्दोवा के पास न तो ज्यादा हथियार हैं और न ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच रूस के 2 बेहद अहम ठिकानों में भीषण आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा है। रूस के इन दोनों ठिकानों में एक दिन पहले आग लगी थी, जिनमें पहला रूस के त्वेर शहर में बना एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है, जो मॉस्को से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि अचानक उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। तेज लपटें खिड़कियों को तो हनुमान चालीसा की लड़ाई दिल्ली तक आई। उधर आपको बता दें, राणा दंपत्ति पर केस हुआ, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। एनसीपी की एक नेता ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, फाहमीदा हसन एनसीपी से हैं, और शिवसेना से आनंद दुबे जी हैं, और कांग्रेस पार्टी से अतुल पाटिल जी हैं। अतुल जी, आप बोलना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, अब आप बोल सकते हैं सर। अतुल जी, मैं जस्ट आपने मैटर सब जुडिस कहा था, तो मैं आपको कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं आज के इसमें वो बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर हनुमान चालीसा कहने का राणा दंपत्ति की जो घोषणा है, वो दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन है।
पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, राणा दंपति ने इस तरह की चुनौती देने से समाज में अशांतता फैल सकती है और कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है। ये जो डर पुलिस ने बताया है वो सही है। राणा दंपति जो है वो लोक प्रतिनिधि है और लोक प्रतिनिधि ने अपने लोक जीवन में ज्यादा जिम्मेदारी से बर्ताव करना चाहिए। ये सारा जो है, और उन्होंने सुनो थोड़ा सा, ऐसा है कि एक दूसरे पे भिड़ने से लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अमन जी अच्छे से डिबेट करते हैं। बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। तो मेरा कहना यही है कि नवनीत राणा जी ने 2000 महिलाओं को लेकर अमरावती में हनुमान चालीसा का पठन किया था मंदिर में। सारे चैनलों ने दिखाया था, बहुत लोग उसमें शामिल हुए थे, अच्छे से वो हनुमान चालीसा का पठन हो गया। देश का संविधान आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक व्यक्तिगत स्वरूप से आप अपना धर्म जो है उसका पालन किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो भी आपकी विधि होगी। अब इस तरह से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करना, इसका ये आपको अगर सही लगता है तो आप उसको सही ठहराइए, शायद आपको आदेश होगा ऊपर से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये हमारे देवताओं का, देवियों का अपमान नहीं है कि हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे? क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के लिए, कोई सरकार गिराने के लिए धर्म का, भगवान का इस्तेमाल करना गलत है? अभी हमारे शहजाद भाई कह रहे थे कि हम राम के खिलाफ है। भाई राम की मूर्ति किसने रखी, दरवाजे किसने खोले? पहला तो भूमि पूजन हमने ही किया था। तो ये चीजें हम लाते नहीं। तो हमें आप पूछोगे मंदिर में आप जाते हो नहीं जाते हो, आप कौन होते हो पूछने वाले? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, और पैसे भी, मैं हिंदू हूं, सब हिंदू है। तो हम जो पूजा अर्चना करते हैं हमारे घर में भी मंदिर में करते, कोई लिविंग रूम में और बेडरूम में जाकर नहीं करते, और बाहर भी जाते हैं तो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी विधि है, ये हमारी पद्धति है, ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारे संस्कार है। अब ये इन संस्कारों का कुसंस्कार करके राजनीतिक वापर करना, राजनीतिक इस्तेमाल करना, ये कितना गलत है? ठीक है, राजनीतिक इस्तेमाल, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार हटाने के लिए, और वो सारी चीजें डिस्टर्ब होती, इस वजह से सेडिशन और ये और हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी, जिसका मैंने भी जिक्र किया। शहजाद नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, तो अमन जी नहीं किया। अमन जी मुझे लगता है कि अब मुझे बात करनी चाहिए। अतुल जी एक मिनट, अमन जी मैंने सब बात सुनी आते। अमन जी, हाँ अमन जी, जो टिप्पणी उन्होंने पढ़ी वो टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी भी धार्मिक वर्ष के लिए की थी, ना कि हनुमान चालीसा स्पेसिफिकली के लिए। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चलिए हनुमान चालीसा तो सिर्फ हनुमान जी की स्तुति है। मुश्किल समय पर तो हनुमान चालीसा क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई के समय, बच्चे जब या अस्पताल में कोई होता है तब भी पढ़ लेते हैं। परंतु मुझे एक बात बताइए अमन जी, और बड़े ईमानदारी से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ये जोर जोर से चीख चीख कर कहे कि मेरा ही मजहब सही है और बाकी सारे मजहब गलत है, और केवल मेरे मजहब को मानना सही तरीका है, बाकी गलत है, और अगर आप ये गलती करते हो तो आप काफिर कहलाते हो और आपको सजा मिलनी चाहिए इसकी, अगर ये बार बार अगर कोई सड़क पर चीखे तो इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? जरा बताइए मुझे, हाँ या ना बताइए। क्या ये गलत है? क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाता है? हाँ नहीं, केवल हाँ या ना कि धार्मिक उन्माद फैलाता है? ये जो बात मैंने कही, ये धार्मिक उन्माद फैलाता है? क्यों है ना? आपने जो सवाल किया उसका जवाब देने का अधिकार मुझे होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं। मैं जवाब मैं दे रहा हूं ना जवाब। मैं आपको बताता हूं, मुझे जवाब मिल गया। ये डिबेट नहीं होगी, मुझे जवाब मिल गया आपका। नहीं वन साइडेड डिबेट नहीं होगी अमन जी, मुझे जवाब मिल गया। मैंने अपनी बात वन साइडेड क्या अतुल जी, आप ही तो बोल रहे हैं 2 मिनट, उनको वो खत्म कर ले, आप जवाब दे दीजिएगा। वो खत्म कर लेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। अमन जी मैं खत्म कर लेता हूं, उसके बाद खत्म कर लेंगे। आप ही ने बोला ना अच्छे से बात करनी चाहिए, वो खत्म करेंगे आप बात करिएगा। भाई आपके बीच सर वो खत्म करेंगे तब आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको मौका दूंगा अतुल जी, वो खत्म तो कर लें। ठीक है, अब जवाब देने दो ना। नहीं पूरा बिल्कुल मौका मिलेगा, खत्म करेंगे ना, बिल्कुल मौका मिलेगा। आपको टाइम दूंगा मैं अतुल जी, पूरा मौका दूंगा जी। शहजाद आप जब कंप्लीट कर लें तब आप बोलिएगा अतुल जी। फहमीदा जी भी जुड़ गई हैं जी। जो बात मैंने अभी कही उस पर यह हाँ या ना नहीं कह सकते कि धार्मिक उन्माद फैलाता है, परंतु हनुमान चालीसा जो केवल स्तुति है हनुमान जी की, वो धार्मिक उन्माद फैलाता है, ये निष्कर्ष पर आ गई कांग्रेस पार्टी, और फिर कहती है हम हिंदुओं के साथ है। जो बात मैंने कही वो अजान के शब्द है। अब अजान किसी को नहीं कह रहा है कि अजान मत पढ़िए, परंतु लाउड स्पीकर पर सार्वजनिक जगह पर बार बार इसे नॉइस पोल्यूशन रूल्स के खिलाफ बजाना तो सेकुलरिज्म है, परंतु हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना यह सेडिशन के लायक है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़े हिंदुत्व की बातें कर रहे थे, बाकी सब तो छोड़ दो, इनसे सिर्फ इतना पूछो कि वीर सावरकर जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा है, उनको राहुल गांधी ने कायर कहा है।
अतुल लोंढे जी तो खुद महाराष्ट्र से हम वीर के बिना सावरकर जी का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी सही है या गलत है? और जरा अपनी शिवसेना को भी बता देना फिर। ठीक है, हो गया, अब आपने कंप्लीट कर लिया। अब बोलिए अतुल जी, आप अब बोलिए। ऐसा है कि इन्होंने कहा कि किसी धर्म ने कहा मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत है, तो इस बात को तो इस देश का संविधान ही नकारता है। और संविधान बनाने में कांग्रेस का कितना योगदान था इनको मालूम है। हर धर्म को दूसरे सर्वधर्म समभाव ये हमारे संविधान से आता है और हमारा राष्ट्रवाद भी हमारे संविधान से आता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा तो ये लाउड स्पीकर पर नहीं बजना चाहिए ना। नहीं ना, मेरी बात सुनो ना। अभी तुम बात कर रहे थे शहजाद, मैं ये लाउड स्पीकर पर ना बजे ना, ये जो शब्द मैंने कहा। सुनो ना मेरी बात सुनो आप शहजाद जी, इतने भी गुलामी ना करो, दूसरे की बात सुनो। ऐसा है कि आपने सावरकर वाली डिबेट गुलाम कौन किसका है वो तो देख ही रहे हैं। हाँ सुनो ना मेरी बात। अभी ऐसा है कि ये सावरकर ने हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की पहले द्विराष्ट्र की संकल्पना 1936 में वाराणसी के अधिवेशन में रखी। ये सावरकर जो आज सावरकर के नाम से ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, इन्होंने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ, उस मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने 1940 शिवसेना सुन रही है क्या? शिवसेना लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने एक ठराव पारित किया था और अलग पाकिस्तान की मांग की थी, उनके साथ सरकार बनाई, उप मुख्यमंत्री बने। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 के जो डू और डाई की चालू थी, आंदोलन शुरू था देश के आजादी का, उस आंदोलन को सावरकर कायर है ना, गवर्नर को कुचलने का मांगते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी आजाद हिंद सेना, सावरकर जी कायर है ना, आप ये कह रहे हो ना। कपड़े फाड़ रहा हूँ ना शहजाद, तो सुनो, अभी देश देख रहा है आपको। मेरे नहीं, आप सावरकर जी के बारे में बोल रहे हो। शिवसेना सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हाँ, आप सुनो ना, आप सुनो। सावरकर जी के आप कपड़े फाड़ोगे, ये कह रहे हो? आजाद हिंद सेना अंग्रेजों के खिलाफ, शिवसेना को छोड़ो, सरकार उनके साथ है। सुनो, तो सावरकर जी ने हिंदुस्तान के लोगों को अपील की थी कि सब इकट्ठा हो जाओ और ब्रिटिशों के आर्मी में शामिल हो और आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ो। इसके सारे सबूत सामने रखे और 7 बार माफी मांगी। अच्छा, ये कहा था सावरकर जी ने। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो ये आरएसएस 7 साल हो गई थी। आरएसएस ने एक खत नहीं लिखा, दो लाइन भगत सिंह के साथ में नहीं रखा और भगत सिंह के विचारों के खिलाफ अब शिवसेना से पूछो क्या सोचते हो? मिलने की परमिशन मांगी थी तो हेडगेवार ने परमिशन नहीं दी थी सुभाष चंद्र बोस से मिलने की। और मुझे नहीं पता कि शिवसेना के जो प्रवक्ता आनंद भाई, अगर जिस डिबेट में सावरकर के लिए ऐसे, आप तो शायद उस डिबेट का भी हिस्सा नहीं होना चाहेंगे, आप तो अलायंस का हिस्सा है इनके साथ, आप तो इनके साथ अलायंस का हिस्सा है। मुझे नहीं पता जिस डिबेट में अगर सावरकर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा और आप डिबेट में, मैंने तो जिन सैनिकों को जानता हूं तो सावरकर का नाम सुनते ही खून खौल जाता है कि कोई बोल के दिखाए उनके खिलाफ। मैं बोलूं अमन भाई? हाँ बिल्कुल आनंद जी। आपने मुझे आज किसके लिए डिबेट के लिए बुलाया था? हनुमान चालीसा पर, बरोबर? आपने मुझे आज किस डिबेट के लिए बुलाया था अमन जी? अभी शहजाद अतुल जी को भी उसी के लिए बुलाया था, पता नहीं वो सावरकर के खिलाफ। अमन जी 1 मिनट पहले मेरी जवाब, बोलिए। जी बिल्कुल आनंद। ये जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं इनसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मेरा नाम है पंडित आनंद दुबे। अतुल जी से लेंगे? सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए जो कह रहा हूँ। किसी से लेने की जरूरत क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अतुल जी सही कह रहे हैं सावरकर पर। अमन जी 1 मिनट पहले, 1 मिनट। अच्छा चलिए, आपको बोल लीजिए। बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं। हाँ, आपका बहुत राष्ट्रीय चैनल है, बहुत लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। मुझे किसी शहजाद पूनावाला से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला ने एनसीपी के लिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कुछ ऑडियो और वीडियो चलाया। वही ना जो सुबह 4 बजे बीजेपी जिस एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, उन्हीं के लिए आदरणीय बाला साहब जी कुछ कह रहे थे अमन जी, या कोई पता नहीं कोई और एनसीपी के लिए कह रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, राजनीति में समय समय पर सबकी विचारधारा बदलती रहती, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी इमेज को जो धूमिल करने का काम कर रहे हैं देश में कुछ लोग, वो सफल नहीं होंगे। आप अतुल जी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, कोट करके। नहीं, अच्छा, उन्होंने सावरकर के बारे में उन्होंने बोला था, मुझे नहीं। अच्छा, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जिस बीजेपी ने मन बना लिया है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराएंगे,
राष्ट्रपति अमन जी, शासन लगाएंगे। उनकी मनसा फहमीदा जी, कभी पूरी नहीं होने फहमीदा जी देंगे। के पास अमन मुझे जी, जाना है, 5 सेकंड, कभी फहमीदा पूरी जी नहीं के होने पास जाना है। देंगे। 5 लेकिन सेकंड पहले अमन जी, चलिए 5 शहजाद आप सेकंड। बोल लीजिए, फिर मैं हाँ, फहमीदा कभी जी आ रहा हूं। 5 सेकंड, फहमीदा केवल- जी जाइएगा नहीं, बस एक सवाल 5 आपसे सेकंड, आखिर लेना है, फिर मैं पहले शहजाद अमन बोल जी। लीजिए, बोल लीजिए शहजाद, शहजाद हाँ। प्लीज एक एक करके। हाँ अमन जी, हाँ अमन जी, केवल 5 सेकंड लूंगा। हाँ। मेरे साथ मेरे दोनों मराठी भाई बैठे हैं। हम लोग जो है, हम लोगों के लिए बाला साहेब ठाकरे जी बहुत सम्मानित है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के अलावा कुछ निकलता नहीं है, और उन्होंने जो सावरकर की विचारधारा हम सबको सिखाई। आज अगर उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की बात करते हैं, गदाधारी हिंदुत्व की, और सावरकर जी के विषय में ऐसे गंदे शब्द, अपमानजनक शब्द बोले जाए, और शिवसेना का प्रवक्ता उसको सुनकर ले, क्योंकि सत्ता की मजबूरी है, मुझे लगता है इससे बड़ा महापाप और आज इससे ज्यादा उनकी आत्मा को चोट नहीं पहुंच सकती कि सावरकर जी के बारे में ऐसे शब्द अतुल लोंढे ने बोले। उस सावरकर के बारे में जिसको इंदिरा गांधी जी ने वीर कहा, उस सावरकर के बारे में जिसके लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि ये प्रखर राष्ट्रवादी है, परंतु आज शिवसेना ने सुन लिया। परंतु एक लास्ट बात अमन जी, एक लास्ट बात, दिल में रहते हैं, पर जो दिल में रहने वाले सावरकर जी को ऐसे अपमानित करे टीवी पर, उसके लिए आपके दिल में क्या है दिख रहा है मुझे। ये देखिए, दिल में रहते हैं सावरकर। एक सेकेंड, तो ये जो सब कहा कांग्रेस ने, ये सब कांग्रेस ने कहा, ये मानते हैं ना आप पहले जाइए। ये कांग्रेस ने कहा, ये मानते हैं ना आप। हिंदुत्व क्या है, कांग्रेस ने जो कहा वो मानते हैं ना। जाइए किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाइए। अरे मुझे हिंदुत्व क्या है, आप जैसे मौका परस्तों से हिंदुत्व जानने की जरूरत नहीं है। परंतु बाला साहेब ठाकरे कौन थे, मुझे पता है, वो तो कांग्रेस से मत पूछेगा, अगर कांग्रेस से मत पूछेगा, बोलेंगे वो काल्पनिक है। कांग्रेस से राम जी के बारे में मत पूछना, वो बोलेंगे काल्पनिक है। आप लोग कांग्रेस से मत पूछना, वो कहेंगे काल्पनिक है। उनके नाम का राजनीतिक फायदा एक एक करके बात करते हैं अमन जी, मुझे लगता है एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर एक्सपोज हो गए हैं। अमन जी, अच्छा महेश तपासे भी जुड़ गए एनसीपी से, आप जुड़े हैं वो। आ रहा हूं महेश जी, आपके पास आ रहा हूं। शहजाद कंप्लीट कर लें। देखिए कांग्रेस, एक सेकेंड, ये बार बार सारे लोग क्यों आ रहे हैं, ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं बार बार। अब सुनिए, सुभाष चंद्र अरे भाई अमन, मैं अपनी बात रख दूं क्या 5 सेकंड? ये 4 लोग बोलेंगे तो कैसे लोग आपको तो अरे भाई शिवसेना से साहब, आनंद जी सिखा रहे थे अभी। अरे भाई मैं कैसे बात, ठीक है अभी एक एक करके अमन जी प्लीज मुझे बात रखने दीजिए। मैं अभी आप समझा रहे थे कि भाई किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, अब आप सबके बीच में बोल रहे हैं। आप जब बोल रहे थे मैंने सबका ऑडियो बंद रखा था। देखिए अतुल जी, जब आप बोल रहे थे मैंने सबका ऑडियो बंद रखा था जी। अब एक एक करके बोलेंगे ना। शहजाद आप कंप्लीट करिए, महेश जी भी हैं, लेकिन पहले मैं फहमीदा जी के पास जाऊंगा शहजाद के बाद। हाँ शहजाद, जल्दी 20 सेकंड। अमन जी, गोडसे तो मुर्दा, अमन जी गोडसे तो मुर्दाबाद है ही, परंतु बाबूलाल चौरसिया जिसने गोडसे मंदिर बनाया वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस में है। और सावरकर जी और हिंदुत्व आप कांग्रेस पार्टी से मत सीखिए, ये तो राम को ही नकार देते थे। परंतु ये बात सुन लीजिए बाला साहेब ठाकरे की, और सुनिए ध्यान से, अतुल लोंढे जी और शिवसेना के प्रवक्ता। विचारू नका आमच्या सोडणं वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, आता चावायचे तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, ये मैंने नहीं कहा, ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा। अब आप लोग तय कर लीजिए कि कौन सही है गलत। एक मिनट अमन जी, एक मिनट। शहजाद, तुम पहले किस पार्टी में थे? शहजाद, अरे आप कौन से गठबंधन में थे? नहीं, आप किस पार्टी में थे? आप कौन से गठबंधन में थे वो बताइए पहले। आप कौन से गठबंधन में? अमन जी क्या करेंगे, पूछ लीजिए। आप कौन से गठबंधन में थे? शरद, चलिए मैं फहमीदा जी के पास जा रहा हूँ। महेश तपासे भी आ गए, मुस्कुरा रहे हैं, देरी से जुड़े, लेकिन पहले फहमीदा जी उसी सवाल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ जो शहजाद ने पूछा था कि अगर बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में हनुमान चालीसा पढ़ने से सेडिशन लगता है, वो सही है, तो बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने पर सेडिशन सही होगा क्या? फहमीदा जी। नमाज, सर मैंने आपको पहले भी बताई कि नमाज परमिशन से पढ़ते हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज का एक उसूल है कि वो
खुतबा सुन के मौलवी के पीछे पड़ी जाती है, और इसके लिए इजाज़त इसीलिए लेते हैं कि रोड के ऊपर ज़्यादा लोग हो जाते, तो रोड की मस्जिद छोटी है और इसमें 2 पुलिस वाले जहाँ पे भी रोड पे नमाज होती है आप देखिए पुलिस वाले वहाँ बैठे रहते, तो बिना परमिशन के कैसे पड़ी जाती है? नहीं, बिना परमिशन के गुड़गांव में कई जगह नहीं फहमीदा जी, आप भी जानती हैं ये कि बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस परमिशन के साथ भी होती है, लेकिन कई जगह बिना परमिशन के होती है। आप भी जानती हैं फहमीदा जी इस चीज को, परमिशन के साथ होती है लेकिन बिना परमिशन के साथ भी कई जगह होती है। अब बिना परमिशन के हनुमान चालीसा पर सेडिशन सही है, तो बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में नमाज की नमाज मस्जिद के बाहर होगी तो वहाँ पुलिस रहती है, और पुलिस कैसे रहेगी? क्या हमारे कॉमन लोग के लिए तो पुलिस आएगी नहीं, परमिशन रहेगी मस्जिद वाले की रहेगी तो ही पुलिस आएगी ना सर। नहीं, लेकिन ये जो अच्छा मैंने तस्वीरें भी चलाई है आपकी हमीदा जी, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही हैं, मैंने वो तस्वीरें भी चलाई हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि उसके बाद महेश तपासे के पास मुझे जाना होगा। क्या नमाज पढ़ते हुए? अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रही हैं, मैं वो तस्वीरें भी चला रहा हूँ और आपने मांग की कि आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं। मेरा सवाल ये कि अगर आप शुरुआत ऐसा करना चाहती हैं तो वहां तो आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, तो मातोश्री से शुरू करिए, क्यों दिल्ली आ रही हैं, पीएमओ तक आ रही हैं? ये शुरुआत एक वहां सरकार है, परमिशन भी मिल जाएगी आपको, तो ये शुरुआत अगर करनी है तो मातोश्री से क्यों नहीं कर रही हैं? जो मुद्दे हैं नहीं, ये देश के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, हमारी रसोई के ऊपर इतना बड़ा बजट है, तो ये हमें पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं और वैट नहीं काट रहे अमित शाह जी, उनसे ही हमें एक एक करके बोलिए आप फहमीदा जी कंप्लीट कर लीजिए, एक एक करके बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। उद्धव ठाकरे से कहिए वैट काट लेना, सर्वसर्वा जो आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएम उन्होंने गैस पे कम किया, गैस पे 13.5% ड्यूटी थी, उसकी जगह पे 10% कम करके 3.5 किया। दूसरे दिन से भाव बढ़ा दिया। कितना वैट कम किया? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कई लोग नाराज हो जाएंगे। तो सारे चीज स्टेट ही करेगी क्या? तो सेंट्रल क्या करेगी? एक तो जीएसटी नहीं देती है क्योंकि आज उनकी सत्ता नहीं है इधर, तो हमारा जीएसटी भी खा के बैठी है, हमें फंड भी नहीं देती है। आप दोनों एनसीपी से हैं, मेरे को महेश जी के पास जाना है, लेकिन एक आखिरी कमेंट फहमीदा जी, आपने बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और शायद आपको हनुमान चालीसा आती भी, आप पढ़ती भी हैं। मैं हनुमान चालीसा नहीं, मैं सर्वधर्म की प्रार्थना करना चाहूंगी। सर आप अभी भी जरा दुरुस्त कीजिए, तो हनुमान चालीसा सर्वधर्मी, क्योंकि हमारा जो धर्म में हनुमान चालीसा भी आती है ना मैम, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नोविनो, हमारी कुरान की आयतें सब पढ़ना चाहूंगी। अगर इससे हमारे देश का कुछ भला होता हो तो। होता है या नहीं होता है भला? मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं भी लोगों के वही कमेंट मंगा रही हूँ कि होता है क्या। नहीं, आपको लगा होगा होता है, तभी आपने बोला, मैं तभी परमिशन आपने मांगी है ना। वो एक सांसद है, उनके पति विधायक है, उनको जब चुनना होता है, जब भी दूसरा बाप पकड़ते हैं, जब भी लोग प्रतिनिधि बन के दिल्ली बैठ गए तो कैबिनेट में जाना है तो बाप बदली कर देते हैं। तो इनके ऊपर क्या बोले? हालात सुधरते तभी आपने परमिशन मांगी है। देखो मेरा मुद्दा पहले भी था। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुद्दा लाउडस्पीकर का होना चाहिए था, उसके साथ में अजान को क्यों जोड़ा? लाउड स्पीकर है तो सबके लिए पाबंदी लगाओ। चुनाव किसके साथ लड़ी थी हमेशा कोर्ट के अगेंस्ट गया नहीं है, आपके सारे फैसले मान के मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है। और मुसलमान वो शख्स है कि जो 5 टाइम सजदा करके हमारी भारत माता को चूमता है, मुसलमान मरेगा तो भी यही मिट्टी के अंदर जाएगा। नहीं, मतलब आपके फैसले मानकर मुसलमान इस देश में रह रहा है, जो मतलब ये अयोध्या का आपके फैसले क्या होते हैं? जो भी सरकार जो भी फैसला लेती है, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके अंदर अगर मुस्लिम के ऊपर भी कोई आता है तो उसके लिए जो सरकार फैसला लेगी वो मुसलमान मानता है। चलिए ठीक है, मैं महेश तपासे बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुझे बताया गया था आपको जाना है फहमीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद फहमीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश तपासे जी, पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका टेक पहले तो, अभी 14 दिन हिरासत में भेज दिया, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दी राणा दंपत्ति को और आप मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए महेश जी। मैं अमन जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं बड़े ही नम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी चार्जेस लगे, 153 का चार्ज लगा, 124 का चार्ज लगा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं है। हम और आप दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंगलवार को पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में शनिचर को पढ़ते हैं। तो जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक प्रयास हुआ और इसीलिए शायद सेडिशन का चार्ज लगा दिया, ये पूरी तरह से गलत है। मिस्टर राणा, रवि राणा जी जो विधायक है और श्रीमती नवनीत राणा जी जो एक सांसद है,
उनका एजेंडा बड़ा क्लियर था। उनका एजेंडा ये था कि अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के मुंबई आएंगे। मुंबई में आके उन्होंने शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे भी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज करने का प्रयत्न किया कि वो बाला साहब के सुपुत्र हैं और बाला साहब की लेगेसी को भूल चुके हैं। अब मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा। हम सभी जो भी पैनल पे बैठे कोई ना कोई राजनीतिक दल से बिलोंग करता है। अगर मेरे पॉलिटिकल बॉस को कोई बाहर से आके चैलेंज करेगा तो क्या मैं नहीं खड़ा होऊंगा? क्या हमारे पूनावाले जी के पॉलिटिकल बॉस को अगर कोई चैलेंज करेगा तो क्या उनके समर्थन में नहीं खड़े करेंगे? क्या अतुल लोंढे जी के बॉस को कोई चैलेंज करेगा तो क्या वो नहीं खड़े रहेंगे? तो उसी प्रकार से मातोश्री के ऊपर एक चैलेंज किया गया और स्वाभाविक रूप से शिवसैनिक वहां पे आए। वहां पे जब मिस्टर एंड मिसेज राणा आए तो उनको मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दिया कि आप देखिए यहाँ पे आए हैं लेकिन यहाँ पे शांति भंग हो रही है, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कृपया करके आप अपने निवास पे वापस चले जाइए। वहां पे शिवसेना के लोग भी नीचे आने लगे। स्वाभाविक रूप से जान का खतरा हो सकता है, किसी भी प्रकार के दंगे भड़क सकते हैं, तो दोनों को पुलिस का प्रोटेक्शन, वहां पे मातोश्री पे भी पुलिस का मैं समझ गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगे नहीं भड़कते। ये तो नैरेटिव है, संकट कटे मिटे सब जो समरे हनुमत, वो तो दंगे खत्म हो जाएंगे सर। ऐसा नहीं, ये मत बोलिए, ये बोलिए कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वो आप कह देंगे चलिए लॉ एंड ऑर्डर वो आपका हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे दंगे भड़क जाएंगे हनुमान चालीसा से, वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, वो अतुल जी को भी नहीं अच्छा लगेगा, वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि हनुमान चालीसा से दंगे, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। विजय शंकर तिवारी भी अब जुड़ गए दोबारा से। वो अतुल जी आ रहा हूँ, अतुल जी आऊंगा, मौका दूंगा एक। विजय शंकर तिवारी के पास में जा ही नहीं पाया, और खुल जाएगा डिबेट। आ रहा हूँ। बोलिए आप, विजय शंकर तिवारी, अब बोलिए। मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। देखिए जो वो कह रहे हैं, इस बात को समझिए, विजय शंकर तिवारी जी, जो अतुल जी समझा रहे हैं और जो महेश जी, कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर नहीं लगाया सेडिशन, वो पब्लिक प्लेस में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरकार तकता, उसके लिए लगाया। अमन जी मैं वही कह रहा हूँ, वही हनुमान चालीसा वो ये कह रहे हैं। अभी विजय शंकर तिवारी की नैरेटिव सेटिंग की बात कर रहे थे, तो नैरेटिव सेटिंग तो अब हुआ है, पहले नैरेटिव सेटिंग नहीं हो रहा था। अगर हनुमान चालीसा की बात की गई थी तो जैसे आप नमाज पढ़ने देते हैं, जैसे और कुछ करने देते हैं, वैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ने देते, तो कुछ भी नहीं होता, कोई विवाद भी नहीं होता, कोई चर्चा भी नहीं होती। नैरेटिव सेटिंग तो अब की है कि देखो हम हैं आप लोगों के हितैषी, जो हनुमान चालीसा पढ़ने से भी रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आजाद नहीं रोक रहे हैं हम। देखो हम तुम्हारी तुम जो नमाज पढ़ते हो सड़क पे जाम लगा के, हम वो कभी नहीं रोकते। हमने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक करके दिखा दिया। ये होता है नैरेटिव सेटिंग। दूसरी बात, अभी जो प्रधानमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई तारतम्य नहीं है, दोनों अंतर है। इसमें वो मांग रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने की बात, जो जहांगीरपुरी में ऊपर से मस्जिद के ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बोतलें फोड़ रहे हैं, वो कहते हैं हनुमान चालीसा के लिए हमें अनुमति दे दीजिए। और ये तो जो मुंबई में हुआ है, वो दंपत्ति तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो दोनों को एक साथ न मिलाया जाए, दोनों में बहुत अंतर है, मैं ये कह रहा था। ठीक है, चलिए अब अतुल जी, फिर शहजाद, क्योंकि शहजाद आपने पहले बोला था। अतुल जी अब आप बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप शहजाद आ रहा हूं, अतुल जी आप बोलिए। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। वो सर्वदलीय मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस और इम्तियाज जलील दोनों नहीं आए। जैसे अवैसी बी टीम है, वैसे हमारे यहाँ इम्तियाज जलील है, बी टीम करके काम करते हैं, एक हिंदू को भड़काता है, दूसरा मुस्लिम को भड़काता है। जब आज मुख्यमंत्री ने, जब आज महाराष्ट्र की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें यह निर्णय भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है, उसी वो गाइडलाइंस सबको इक्वली अप्लीकेबल होगी। ये डिसीजन सर्वदलीय बैठक में हुआ। उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, या अपना नुमाइंदा नहीं भेजते हैं, इम्तियाज जलील भी शामिल नहीं होते और अपना नुमाइंदा भी नहीं भेजते हैं, और ये मिलजुल के देश का वातावरण खराब करने की कोशिश इसलिए करते हैं। एक तो मतदान मिलता है पोलराइजेशन से, और दूसरा महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश। तो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं पहले से कह रहा हूं, आप अमन जी, आपको जो आदेश है उसके हिसाब से आप डिबेट करा रहे हो, बार बार वही करा रहे हो, लेकिन मैं आपको कई बार आपको कहां से आदेश है? अपमान है ये। आपको किसी मदरसे मस्जिद से आदेश है क्या? क्या आदेश, क्या है भाई, क्या आदेश है मेरे को? आपको किसी मदरसे या मस्जिद से आदेश है क्या? मैं तब से सुन रहा हूँ, बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोले जा रहे हैं भाई? कौन सा आदेश, क्या आदेश? हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम आपको है, मेरे को थोड़ी ना है। किसी खुले में नमाज पढ़ने पर अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, कहीं लगा सेडिशन क्या?
आप पर्सनल हो रहे हैं, टॉपिक पे रहिए ना। आदेश मिला है। मैं कई बार बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? मैंने अनिल बोंडे ने किस तरह से दंगा फैलाया था वो पकड़ा गया। सदावर्ते ने किस तरह से दंगा फैलाया था वो पकड़ा गया, वो जेल में है। उसके बाद में राज ठाकरे ने किस तरह से ये गुड़ी पाड़ो को भाषण किया, और उसके बाद में नवनीत राणा और रवि राणा उन्होंने जब हनुमान चालीसा अमरावती में पढ़ा तब नहीं लगा सेडिशन, लेकिन आकर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करके, प्रश्न खड़ा करके 356 लगाने के लिए किस तरह से मोरे तो सही लगा ना सेडिशन? बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं भी नहीं पूछ रहा आपको कहां से आदेश मिले हैं, क्योंकि आपके आदेश मुझे पता है, तो मेरे से भी मैं इसलिए आदेश पर मत जाइए ना, आदेश पर मत जाइए कहां से आपको कहां से मिले। मैं पूछ रहा हूँ सेडिशन सही लगा है ना बस। अमन जी मैंने तो न्यायालय की बात भी आपके सामने रखी। मैंने भी न्यायालय की बात करी है भाई, मैंने भी हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बताए। मैंने शहजाद से पूछा गलत पिच पर बैटिंग कर रहे हैं क्या? हाईकोर्ट ने तो बोल दिया राणा दंपत्ति को फटकार लगाई है। मैंने पूछा ना अतुल जी, आपसे थोड़ी ना पूछ के पूछूंगा, और आप मेरे भी क्यों दोहरा रहे आप बार-बार? हाँ जी, आप डिबेट कराइए ना, आप वही बात क्यों दोहरा रहे कि नहीं हनुमान चालीसा लगाने से क्यों सेडिशन लगा, हनुमान चालीसा लगाने से क्यों सेडिशन लगा? तो पूछूंगा ना, क्यों नहीं पूछूंगा भाई, क्यों ना पूछूं भाई? लगाया ना सेडिशन, नहीं लगाया क्या? लगाया ना सेडिशन, सेडिशन क्यों लगाया ये भी हाईकोर्ट ने बताया। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या कहा? तो फिर बार-बार वही क्यों कह रहे आप? नहीं मैं आप थोड़ी ना तय करेंगे, आप थोड़ी ना तय करेंगे। शहजाद पूनावाला आप बोलिए। नहीं मैं आपको बता रहा हूं ना अतुल जी, चलिए अतुल, शहजाद आप बोलिए। शहजाद 20 सेकंड्स है, देखिए सिर्फ 20 सेकंड्स। हाँ देखिए, जिनकी संस्कृति फतवे फॉलो करने की हो उनको लगता है सबको आदेश आते हैं, पर मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। चलिए इस पर सेडिशन लगा, 100 बात के एक बात किशोर के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन में अमेरिका से आए मंत्रियों के दौरे के बीच रूस ने वहां के रेलवे स्टेशनों को क्यों निशाना बनाया, यूक्रेन की सीमा के पास के शहर में रूस के तेल डिपो को किसने उड़ा दिया, युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर के पास परमाणु हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम